पिछले वीडियो में हमने देखा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था एसिड के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, बेस के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, और हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स के बारे में कि कौन से इंडिकेटर एसिड डालने पे कैसा कलर दिखाएगा, बेस डालने पे कैसा कलर दिखाएगा। हमने एसिड और बेस के डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था और उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की कुछ बात की थी, और उनके कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस जो वो शो करते हैं हमने उनके बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम आगे बात करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्यूशन, मतलब कि हम पीएच स्केल पे बेसिकली फ़ोकस करेंगे, और हम आगे के वीडियो में सॉल्ट्स के बारे में फ़ोकस करेंगे। तो कुछ बातें थी जो एसिड और बेस के बारे में आपको बतानी ज़रूरी है, जो उस समय मैंने आपको नहीं बताई थी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एसिड और बेस को लेके, तो वो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो एसिड और बेस बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए तो आपको पिछले वीडियो में सब समझ में आ गया होगा, पर कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताई थी। वो चीज़ें क्या थी? स्ट्रेंथ के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। स्ट्रेंथ के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, वीक एसिड कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, वीक बेस कौन होगा, और किस तरीके की उनकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी कि वो स्ट्रॉन्ग बने, और किस तरह के प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो वीक बने। तो देखते हैं, अगर हम कहते हैं एसिड और हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा? एक्चुअली हमने क्या कहा था कि मैंने कहा था एसिड और बेस को 3 तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, पर आपके लिए बस एक तरीका जानना ज़रूरी है। एसिड के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो H+ डोनेट करता है, बेस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो OH- डोनेट करेगा। जब अब हम उसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो वो पार्ट्स में डिसोसिएट होगा, जिसमें से एसिड तो है एक पार्ट H+ आयन देगा और बेस एक पार्ट OH- आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये चीज़ बात हो गई थी। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जब आप उसको डालोगे एक्वस मीडियम में तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल HCl। अब अगर आपको पता करना है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो इसको क्या करो कि आप डिसोसिएट कराओ, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कैसे होगा? ये H+ में प्लस Cl- में होगा डिसोसिएट। ये टूट गया है दो अलग अलग पार्ट्स में और कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है। अब इस H+ की और इस Cl- की कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो तुरंत वापस जाए, मतलब वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है। ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन नहीं है, ये ऐसी रिएक्शन है जो काफ़ी फेवरेबल है इस डायरेक्शन में जाने के लिए, ये एक तरफ जा रही है रिएक्शन। तो हम कह देंगे कि हाँ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, कम्प्लीटली डिसोसिएट। और अगर मान लो कि कोई एसिड है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, कौन सा एसिड है ये? इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। क्यों? ये CH3 ग्रुप आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एसिटिक, और एसिड ये है ही, ये H+ जो है वो रिलीज़ होगा। तो इसमें हम ये सिंपल एरो की जगह इसमें हम इक्विलिब्रियम का एरो लगाएंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा। ये ऐसे टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H+। तो अगर हम देखें तो H+ तो यहाँ पे भी रिलीज़ हुआ है, H+ यहाँ पे भी रिलीज़ हुआ है, मतलब दोनों एसिड है क्योंकि वो ये वाली डेफिनेशन फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। पर अगर हम डिफरेंस देखें तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे मैंने आपका सिंगल एरो लगाया है, पर यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने इक्विलिब्रियम का साइन यूज़ किया है। मतलब इस रिएक्शन में कम्प्लीटली अलग होने की टेंडेंसी नहीं है। CH3COH जो है वो वीक एसिड है, विनेगर, एसिटिक एसिड, सब एक ही चीज़ है। वो वीक एसिड है क्योंकि H+ जो है वो डिसोसिएट तो हो रहा है, आपका फ्री आयन बन रहा है एक्वस मीडियम में डाल के, पर उसकी टेंडेंसी वो वापस रिएक्शन या वापस कंबाइन होके वापस रिएक्शन में CH3COH भी दे देगा। तो ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रहेगा, तो इस तरीके से ये वीक एसिड कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें, इसी तरीके से अगर इसी डिस्कशन को हम बेस पे लगाए, तो अगर हम कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बेस देखना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसा हो जाएगा? NaOH ले लेते हैं। NaOH किस में टूटेगा? आप बताओ मुझे। Na प्लस OH-, इन दो पार्ट्स में टूटेगा, और ये जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट होगी, कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है।
कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तब तो आपका ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। पर अगर आपका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पा रहा है, सपोज़ आपका डिसोसिएशन ऐसा कुछ हो रहा है जो इक्विलिब्रियम में हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, तो आपका हो जाएगा वीक बेस। वीक में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी होगी। तो क्योंकि वो OH तो दे रहा है ये ग्रुप, मतलब कि वो ये डेफिनेशन तो फुलफ़िल कर रहा है कि बेस है वो, लेकिन आपको देखना होगा कि वो कम्प्लीटली OH में डिसोसिएट होगा या फिर वो बस कुछ सेकंड्स के लिए OH बनता है हमारे मीडियम में और वापस वो ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे बुक अटैच की है एस चंद, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने अपने 10th टाइम पे भी यही बुक यूज़ की थी, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। NCERT के कॉन्सेप्ट्स और डीप डेवलप अगर आपको करने हैं तो इस बुक को रेफ़र करते हुए हम कुछ बात कर रहे थे, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं, और ख़ास करके स्ट्रॉन्ग की बात करें, वीक भी कराएंगे पर स्ट्रॉन्ग वाले ज़्यादा कराएंगे कंडक्ट, ठीक है। क्यों कराते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री आयंस जनरेट कर देते हैं ये एक्वस मीडियम में जाने के बाद। फ्री आयंस कौन से जनरेट करते हैं? यही वाले। एसिड आपका H+ जनरेट करता है, बेस आपका OH- जनरेट करता है। तो ये वाले जो फ्री आयंस होते हैं, और दूसरा जो पार्ट बचेगा, तो इन आयंस की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की। जो भी अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, उसके वजह से करंट कंडक्ट होता है हमेशा। तो इनके वजह से जो है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। पर अगर हम बात करें कि ग्लूकोज की, ग्लूकोज क्या फार्मूला होता है? C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, सोचो 12 हाइड्रोजन। हमें तो एसिड के डेफिनेशन में डालने के लिए बस एक हाइड्रोजन चाहिए जो कि डिसोसिएट हो जाए, बस हमारा काम हो जाएगा, हम कह देंगे उसको एसिड। पर क्या हम ग्लूकोज को एसिड कह सकते हैं? क्या ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा? ग्लूकोज को एसिड नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो H है, 12 तो है इसके पास, पर वो डिसोसिएट नहीं होगा। जब आप इसको डालोगे एक्वस मीडियम में, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ पार्ट्स में टूट जाएगा, प्लस कुछ और पार्ट्स आ जाएंगे, और प्लस आपको H+ आयन दिख जाएगा, जो हमें चाहिए था एसिड इसको बोलने के लिए। तो वो इस तरीके से नहीं टूटेगा, और इसी वजह से जब उसके पास आयंस नहीं बन रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कराएगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपकी दी हुई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अब हम मेन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक मेन है वो है पीएच के बारे में। आपने काफ़ी बार ये टर्म सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अब से आपको आगे 11th-12th में कम्प्लीटली सुनने को बहुत बार मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक के बिना आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझ नहीं सकते। मतलब आप ऐसा समझ लो कि केमिस्ट्री में आपको हर जगह पीएच की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी चैप्टर हो। तो पीएच होता क्या है, पहले तो ये देखते हैं पीएच होता क्या है। यहाँ पे जो H है, इससे आपको पता चलना चाहिए कि हम लोग H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन की। ये जो ब्रैकेट में अगर किसी चीज़ को डाल दिया, जैसे ये, इसका मतलब होता है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। पीएच होता क्या है? असल में ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा लॉग में क्या होता है, किस तरह से होता है। ये लॉग जो है, जैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, उसी तरीके से लॉग जो है वो भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन है। लॉग लगने की वजह से किसी चीज़ में क्या होता है वो अभी आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पीएच एक्चुअली में क्या है, तो आप कह सकते हो कि पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं पीएच में हो क्या रहा है, पीएच नापते कैसे हैं। तो अगर मान लो कि HCl हमने लिया था, अपना फेवरेट एसिड, इसको हमने डिसोसिएट करा दिया था, वाटर में हमने डाल दिया था, और H+ और Cl- में डिसोसिएट हो चुका है। तो अब जो वाटर मीडियम है उसमें, अब आपको ये तो पता चल गया बेसिक डिस्कशन से। अब बताओ कि HCl एसिड है कि बेस है? तो आप कह दोगे कि हाँ भाई HCl तो एसिड है क्योंकि H+ निकाल रहा है। पर अब यहाँ पे रिसर्चर्स का काम पूरा नहीं हो सकता कि बस ये जानना कि एसिड है कि बेस है।
उनको ये जानना ज़रूरी है उनके लिए कि अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से उसकी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए कि स्ट्रेंथ जानने के लिए पीएच हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक तो पता चल ही गया कि एसिड है कि बेस है, पर हमें जानना है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। आप सुनते होगे अगर केमिस्ट्री लैब में कोई जाओ तो इसको टच मत करो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत कंसनट्रेटेड है, इसको डालोगे तो कोरोड हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ के लिए तो हम बात कर रहे थे कि मीडियम में H+ कितना है। अगर हम किसी तरीके से ये पता कर ले कि ये H+ कितना है तो हम बता पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। क्यों? मैंने अभी आपको डिस्कशन में बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे होंगे, कोई चीज़ पूरी तरीके से टूट के 2 टुकड़ों में जा रहा है, तो उसका एक जो टुकड़ा है वो ज़्यादा होगा, या फिर कोई चीज़ हल्का हल्का टूट रहा है और वापस भी जा रहा है तो उसका वो टुकड़ा ज़्यादा होगा। मतलब मैं यहाँ पे H+ आयन की बात कर रहा हूँ। HCl H+ आयन ज़्यादा देगा या फिर HCO3 एसिटिक एसिड ज़्यादा देगा? तो आप सीधा कह दोगे HCl ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ? क्योंकि वो HCl जो है कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, और कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज़ पूरी तरीके से टूट रहा है तो उसका जो टूट के बन रहा है वो ज़्यादा होगा, कोई हल्का हल्का टूट रहा है तो वो कम होगा, ये ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमें पता करना है कि वाटर मीडियम में H+ के आयन्स हैं कितने, ठीक है। एक बार हमें पता चल जाता है कि H+ के आयन कितने हैं, कॉन्सेंट्रेशन फॉर सपोज हमने ले लिया 10⁻³ मोल, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस लॉग में डालेंगे और 10⁻³ आ जाएगा। सॉरी, -3 मोल गलत कह दिया मैंने। अगर आप सोच लो 10⁻³ मोल्स है H+ आयन कंसनट्रेशन, नहीं माइनस सही है, 10⁻³ मोल है, सॉरी 10⁻³ मोल है कंसनट्रेशन, ठीक है। आप अभी बस इसको आपको बस ऐसे समझना है कि पीएच निकलेगा कैसे, बस मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो 10⁻³ मोल है, तो लॉग में होता क्या है कि ये जो पावर होती है 10 की पावर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10 की जो पावर होती है वो उठ के आगे आ जाती है। तो 10 की पावर कितनी है, -3 उठ के आगे आ जाएगी, और बाहर इस फॉर्मूले वाला माइनस, तो यहाँ पे भी -1 रहेगा, और माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो इसका जो पीएच है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। सपोज ऐसे ही आपके पास हो NaOH हो सपोज, ठीक है, और उसके अंदर जो आपका H+ का कंसनट्रेशन था वो था 10⁻⁹, ठीक है। तो pH के लिए आप डालोगे नेगेटिव लॉग ऑफ H+, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लॉग ऑफ -10⁻⁹ डालेंगे। तो मैंने आपको बताया था 10 की जो भी पावर होती है उठ के आगे आ जाती है, माइनस लॉग ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, उठ के आगे आ जाएगा। आपको ये ऐसा न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना होगा, पर आपका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि एक्चुअली है क्या ये चीज़। थ्योरेटिकल बात तो मैं आपको समझा दूंगा, पर हो क्या रहा है आपको एक्चुअल पता होना चाहिए कि पीएच है क्या, कैसे यूज़ करते हैं। तो इस पे पीएच आ गया 9, ठीक है। तो पीएच में हम देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे HCl के केस में हमारा 3 आया था और यहाँ पे 9 आ रहा है हमारा NaOH के केस में। तो अब ये न्यूमेरिक वैल्यू तो हमें मिल गई, पर इस न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या है? तो इस न्यूमेरिक वैल्यू का क्या मतलब है उसको बताने के लिए हमने एक चीज़ डेवलप किया जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल है ये, पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल पे क्या होता है, नॉर्मल स्केल पे हम नंबर सिस्टम वाला लाइन बनाते थे बचपन में, नंबर लाइन 0 1 2 3, इधर की ओर -1 2 3, बीच में ज़ीरो रखते थे। पर यहाँ पे थोड़ा सा खेल चेंज हो गया, यहाँ पे हमें बीच में रखना है 7, ठीक है। पीएच होता है आपका, जो पीएच की रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 14 के बीच में, ठीक है। आई होप आपको इसका मतलब पता हो। 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, 14 से छोटा या इक्वल हो सकता है। 14 से बड़ा आपको पीएच कहीं पे भी -5 लिखा हुआ नहीं दिख सकता, आपको पीएच कहीं भी 15 लिखा हुआ नहीं दिख सकता। क्यों? -5 0 से छोटा है, 15 14 से बड़ा है। तो पीएच की ये रेंज होती है, रेंज ऑफ पीएच, ठीक है। अब आप देखो कि अगर 14 तक रेंज है और हमें उसको नंबर सिस्टम पे बांटना है, तो मिड लाइन कहाँ पे पड़ेगा? 14 कोई चीज़ है, मिड लाइन तो 7 पे ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे नंबर्स डाल दिए,
7 पड़ेगा। अब हम जब राइट साइड की ओर जाएंगे नंबर लाइन पे तो हमें बढ़ाते जाना है। तो हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इधर की ओर जाएंगे एक एक कम करते जाएंगे। 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 और इधर 0 रहेगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पीएच स्केल। ये क्या बन गया? पीएच स्केल। अब इस स्केल पे हम वो वाला जो हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिला था, कौन सा? ये वाला और ये वाला, इसको हम रख के देखते हैं। एक वैल्यू तो हमारी आ रही है 3 पीएच पे और दूसरी वैल्यू आ रही है हमारी 9 पीएच पे। ठीक है, तो अब ये पीएच स्केल से हम कैसे डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं? अब हम डाटा को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि चलो 3 तो आ गया। आपको कुछ पूछा, जैसे आपसे पूछा वेट कितना है, आपने कह दिया 50। ठीक है, अब आपने यूनिट्स नहीं बताए तो उसका कोई मतलब ही नहीं बना। सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलेगा क्या बोलना चाह रहा है। 50 क्या? 50 ग्राम, 50 केजी, 50 टन क्या है? तो जब तक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ एक साथ में यूनिट ना हो, न्यूमेरिक वैल्यू किस बारे में आप बता रहे हो, लेंथ बता रहे हो, हाइट बता रहे हो, क्या बता रहे हो, तब तक उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम इस न्यूमेरिक वैल्यू से मीनिंग डिराइव कर रहे हैं कि इस न्यूमेरिक वैल्यू का, इस 3 का और इस 9 का क्या मतलब है आखिर। तो इसको हमने डाल दिया पीएच स्केल पे। अब हम देखते हैं, ये जो 7 है वो मिड वैल्यू है, एग्री। अब मिड वैल्यू है इसलिए यहाँ का जो 7 जिसका पीएच होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा। 7 पीएच अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मिल गया, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको केमिस्ट्री में एग्जैक्ट 7 पीएच मिलता है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल डिस्टिल वाटर का पीएच अगर आप नापोगे कभी पीएच पेपर से तो आपको एग्जैक्ट 7 मिलना चाहिए, तो वो हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, अब हम जाते हैं दोनों साइड की रेंज में। अब क्या हो सकता है, 7 की तो हमने डिस्कशन कर ली, या तो वो 7 से कम भी हो सकता है या तो वो 7 से ज़्यादा भी हो सकता है। 3 ही केस बन सकता है, या तो एग्जैक्ट 7 होगा, या तो 7 से कम होगा, या 7 से ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें कि 7 से कम होगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 7 से कम रेंज में है तो वो होगा एसिडिक, और अगर हम बात करें 7 से ज़्यादा के रेंज में आ रहा है तो वो होगा बेसिक। ठीक, फिर से रिकैप करा देता हूँ। पीएच नंबर का हमने स्केल खींचा, उसमें 7 जो है मिड वैल्यू है। 7 पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल रही है तो वो न्यूट्रल होगा। अगर आप 7 से इस साइड की ओर जा रहे हो, अगर आपको 7 से आप लेफ़्ट साइड की ओर जाओगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में, तो आपको एसिडिक पीएच की चीज़ें मिलेंगी। अगर आप 7 से इस साइड जा रहे हो, मतलब राइट साइड में, तो आपको बेसिक पीएच की चीज़ें मिलेंगी। तो हम वापस इस नंबर को अब देखते हैं। ठीक है, तो मैंने HCl का पीएच निकाला था। कैसे निकाला था वो अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, वो बस मैंने करके दिखा दिया ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली में है क्या पीएच, कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आई कहाँ से। ठीक है, तो ये था HCl का पीएच 3। हमने इस 3 को यहाँ पे डाला। अब हम इससे देखेंगे, अच्छा ये 7 से यहाँ पे है, मतलब किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो क्या होना चाहिए था, ये 3 पीएच दे दे, आपको कह दे कि एक कंपाउंड है X, उसका पीएच है 3 सॉरी। अब आप बताओ कि ये जो कंपाउंड X है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आप सीधा टिक कर दोगे कि हाँ भाई एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? इसका पीएच 7 से कम है। सेकंड जो कंपाउंड था NOH था, इसका पीएच हमारा 9 आया था। कैसे आया था अगेन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो बस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 9 को हमने डाला, ठीक है, तो 9 यहाँ पे आया 7 के राइट साइड, 7 से ज़्यादा है, तो आपसे दोबारा पूछा कंपाउंड X था, उसका पीएच हमारा कैलकुलेट करके 9 आ रहा था। तो अब आप बताओ एसिडिक है कि बेसिक? आप सीधा कह दोगे बेसिक है, क्वेश्चन ख़त्म। क्यों बेसिक है? 7 से ज़्यादा पीएच है। कोई एक थर्ड कंपाउंड था Z, उसका कह दिया कि पीएच 7 आ गया। अब आपको याद रखने की पीएच 7 मतलब मिड लाइन, 14 का आधा 7 होगा मिड लाइन, तो मिड लाइन पे क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल होगा। तो आप सीधा कह दोगे कि वो कंपाउंड जो था अपना न्यूट्रल था। अब हम देखते हैं, अगर ये जो पीएच की वैल्यू है ये 7 से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उससे डिटरमाइन हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 3 आया था हमारा पीएच HCl के केस में। सपोज़ एक और हमने एसिड लिया, सपोज़ HNO3 ले लिया, ठीक है, उसका पीएच कैलकुलेट किया तो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 पीएच आ रहा है। तो 1 की वैल्यू हम कहाँ पे डालेंगे? 1 की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 1 नंबर पे। ठीक है, अब और जो अपना पुराना वाला केस था उसमें HCl ये वाले की बात कर रहा हूँ, उसमें तो पीएच अपना था ही 3। अब आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग एसिड इन दोनों में से कौन है, HNO3 है जिसका पीएच 1 है, या फिर HCl है जिसका पीएच 3 है।
अब आप खुद सोचो, मैंने कहा 7 एक न्यूट्रल लाइन है, 7 एक न्यूट्रल लाइन है। 7 से जितना ज़्यादा मूव हो रहा है, 7 से जितना ज़्यादा मूव हो रहा है उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। 7 से मूव होते होते हमें पहले 3 मिलता है, मतलब 7 से कम दूरी है 3 का। 7 से और मूव करेंगे तब हमें 1 मिलेगा। ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है, मतलब हमें ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक से, ज़्यादा हमें एक्सट्रीम एंड पे जाना पड़ रहा है। न्यूट्रल को हम छोड़ के और इधर एसिडिक की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सीधा कहोगे कि 1 pH वाला जो HNO3 था ना आपका, वो वाला ज़्यादा एसिडिक था। और इसी तरीके से बेस में, जैसे एक तो 9 है ही यहाँ पे NaOH, और यहाँ पे आपको दे दे किसी एक की वैल्यू आ रही है 12, कोई भी बेस आप ले लो, सपोज 12 वैल्यू आ रही है, तो आपसे पूछे कि वो जो NaOH था 9 pH वाला वो ज़्यादा बेसिक है, या फिर जो KOH था 12 pH वाला वो ज़्यादा बेसिक है। तो इस केस में भी आपको डिस्टेंस देखना है, ठीक है। इस केस में भी आपको डिस्टेंस देखना है। 7 से 9 तो यहाँ पे तुरंत आ गया, 2 का अंतर है, मतलब न्यूट्रल से वो दो यूनिट्स आपके, मतलब 2 वेरिएशन ज़्यादा बेसिक है। अगर 2 कम कर देते तो वो न्यूट्रल बन जाता। पर यहाँ पे अगर हम देखें तब तो 5 का अंतर आ रहा है ना, तो मतलब हम ज़्यादा बेसिक की ओर जा रहे हैं, ज़्यादा बेसिक एक्सट्रीम एंड पे जा रहे हैं। मतलब जो 12 नंबर वाला था अपना कंपाउंड वो ज़्यादा बेसिक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था जिससे मैं आपको समझा सकता था पीएच के बारे में। और पीएच में अगेन आपको याद दिला दूँ कि पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों के पीएच देख सकते हो डे टू डे लाइफ में। पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है पीएच स्केल जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। ये है पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉरी, ये आपका पीएच पेपर है। आप करते क्या हो कि पीएच पेपर निकालते हो, लिटमस पेपर से अलग है। लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, रेड ब्लू। पीएच पेपर एक ही रहता है, आप उसको सैंपल में डिप करोगे, ठीक है। आपका पीएच कलर चेंज करेगा। कलर चेंज कैसे होता है, आपका जो पीएच है, कहाँ गया, आपका पीएच पेपर को आपने डिप किया, कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज कैसे होता है, कलर चेंज में आपको बस ये देखना होता है कि वो किस कलर में टर्न हुआ है। क्या वो एसिडिक की तरफ टर्न हुआ है? एसिडिक अगर टर्न होता है तो आपका पीएच पेपर रेड कलर में हो जाएगा। अगर बेसिक में टर्न होता है तो आपका पीएच पेपर ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर नॉर्मल रहता है, न्यूट्रल, तो आपका ऑरेंज या येलो ऑरेंज इस टाइप का जो ओरिजिनल पीएच पेपर का कलर था, जो कि ऐसा रहता है, इसके इस पोर्शन में देखिए, इस कलर का आपको ओरिजिनल दिखता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्पल और ब्लूइश हो गया। तो आप कलर देख के बताओ बेसिक था या वो था, एसिडिक था। तो यहाँ पे वॉयलेट कलर हुआ है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बेस था। तो इस तरीके से कलर की वेरिएशन से भी हम बता सकते हैं कि कैसा सैंपल हमने टेस्ट किया होगा। तो ये पीएच की डिस्कशन थी। पीएच के इम्पोर्टेंस है कुछ डेली लाइफ में। जल्दी जल्दी हम कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं पीएच के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे तो थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंस है पीएच का, बिल्कुल है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्टमक से HCl आता रहता है जो कि एसिडिक होता है। तो इस वजह से कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है। स्टमक के अंदर अपना एसिड रहता है, तो हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है। तो बेस हमने ऐड कर दिया, एसिडिटी हो रही थी, तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। और हमें यही चीज़ हर बार कराना होगा जब भी आप पीएच का ये पढ़ोगे एप्लीकेशन, तो हमें न्यूट्रल करवाना है। न्यूट्रल करवा दिया तो क्या एसिडिटी अपना कोरोजन कर पाएगा, क्या अपना वो प्रॉपर्टीज़ दिखा पाएगा? नहीं दिखाएगा। तो हमारा जो पर्पस था कि एसिडिटी को कम करना है, वो हमने न्यूट्रलाइज़ कर दिया बेस डाल के, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करके या एंटासिड यूज़ करके, ठीक है। इसी तरीके से टूथ डिके में भी होता है। आप जब खाना खाते हो कोई चीज़, तो बैक्टीरियाज उस पर एक्ट करते हैं। बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एसिडिक सब्सटेंस बनाने लगते हैं शुगर के ऊपर एक्ट करके। तो इसी तरीके से टूथपेस्ट में बेसिक सब्सटेंस रहता है। बेसिक सब्सटेंस अगेन एसिडिक बेस, आपको हर जगह यही करते रहना है, एसिडिक बेस एसिडिक बेस। बेस है तो आप उसको एसिड से बैलेंस करके न्यूट्रलाइज करो, उसका एक्शन हटा दो। एसिड है तो आप उसको बेस से बैलेंस करके न्यूट्रलाइज करके एक्शन हटा दो। तो इस तरीके से टूथपेस्ट में आपको बेस मिल जाएगा, और आपके दांत में एसिडिक सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे थे बैक्टीरिया जो खाने पे एक्ट कर रहे थे, तो इस तरीके से दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपके जो टूथ है वो बच जाएंगे ख़राब होने से। इसी तरीके से प्लांट और एनिमल्स अपना यूज़ करते हैं। काफ़ी प्लांट है जो एसिड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे स्प्रे करवा सकते हैं। बेस का कैल्शियम कार्बोनेट का स्प्रे हो रहा है यहाँ पे ओशन में, ताकि जो एसिडिक
एसिडिक टॉक्सिसिटी हो गई है जिसकी वजह से फिश मर रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज़ कर सके। हर जगह आपको बस न्यूट्रलाइज़ करते जाना है। बी स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, इंजेक्ट कर दिया स्किन में, तो अब आप उस पर बेस अप्लाई करो, सिंपल सी बात है। न्यूट्रलाइज़ होगा तो इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये था एक डिस्कशन। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो और ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ही एलैबोरेट और पूरी तरीके से हम 10th क्लास का कवरेज पूरी तरीके से यहाँ पे लाने वाले हैं। आपको बोर्ड्स के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे यही चैप्टर।